वंदे मातरम दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है पिछले वर्ष के प्रश्नों के बारे में। जैसे पीएटी 2024 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। जो कि 8 जून को जो है 2024 में जो एग्जाम हुई थी, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, AG2 वाला पेपर जो है फसल उत्पादन का पेपर के सारे क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो वीडियो है एग्रीकल्चर में जितने भी एंट्रेंस और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। कौन सी फसल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी फसल में? अब प्रोटीन तो अरहर में भी पाया जाता है, चने में भी पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है और मसूर में भी पाया जाता है। और पूछा गया है सबसे अधिक प्रोटीन, तो हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा सोयाबीन। क्यों? क्योंकि सोयाबीन में 40 से 42% तक प्रोटीन पाई जाती है और 20% इसमें क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। हमें याद रखना, सबसे अधिक इन फसलों के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन वाली जो फसल थी हमारी सोयाबीन थी। तो राइट आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा सोयाबीन। राइट आंसर की बात करें हम, सोयाबीन। अगला जो हमारा प्रश्न है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान के बारे में सब लोग जानते हैं, सभी फसलों का अपना अपना उत्पत्ति स्थान होता है। तो मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान चीन, भारत, ब्राजील या कनाडा, तो इसमें राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा ब्राजील, क्योंकि चीन का उत्पत्ति स्थान क्या था? ब्राजील था। अगर हम जिस प्रकार के प्रश्न पढ़ रहे हैं, इन प्रश्नों में अगर आपको प्रश्न आते हैं तो जरूर कमेंट करके, वीडियो जो अगर देख रहे हैं तो जो राइट आंसर है, राइट आंसर पता करने के पहले ही आप लोग कमेंट करें, या जो है हम लोगों को है ना, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये प्रश्न हमें 101% कमेंट करने से ये होता है, प्रश्न का उत्तर देने से कि 100% हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर हमें पता है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करते रहें कि जो भी प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है वो यानी कि हमको आता है, ये प्रश्न आता है। अब अगले प्रश्न यानी कि जो भी पढ़ना है इन प्रश्नों के अलावा हमें याद रखना है। तो अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं में लगने वाले अनावृत कंडुआ रोग की बात कर रहे हैं हम, यानी कि स्मड डिसीज, लूज स्मड डिसीज की बात कर रहे हैं कि गेहूं में जो अनावृत कंड रोग लगता है उसका आपको बताना है रोग का कारण। तो कौन सा अपूर्ण इसका कारण है? पक्सिनिया ग्रेमिनीस, अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस या फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरिसियम। तो यानी कि जो इसका हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। तो आपको याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या है? अस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसाई। अगला प्रश्न हमारा है, बॉटनिकल नेम ऑफ चिकपी, चने का वानस्पतिक नाम बताइए। है ना, हर फसलों का हम अलग अलग वानस्पतिक नाम पढ़ते हैं। कितने सिंपल क्वेश्चन 2024 में, अभी तो शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी टफ लगेंगे। लेंस कुलेनेरिस, लेथाइरस सेटाइवस, साइरस एरिटिनम या विग्नोमुंगो। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? इसका साइसर एरिटिनम। क्या आएगा? चने का वानस्पतिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम। याद रखना है, चने का वानस्पतिक नाम साइसर एरिटिनम। बाकी किसका क्या नाम है अगर ये जानेंगे हम तो बहुत ज्यादा समय हमारा जो है चला जाएगा, इसलिए ज्यादातर हम लोग जो है सिर्फ जो राइट आंसर है उसके बारे में हम पता कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को मध्य प्रदेश से हैं या उज्जैन के आसपास से देख रहे हैं तो हमारे द्वारा पीएटी, आईसीआर और नर्सिंग में पीएनएसटी की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही 11th-12th एग्रीकल्चर में स्कूल भी हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर की भी जो है क्लासेस ली जाती हैं। तो अगर आप उज्जैन के आसपास से हैं या कहीं भी मध्य प्रदेश से हैं तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेप सीड सरसों की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, यानी कि सरसों की बीज दर पूछी गई है। ये वाला भी सिंपल हमारे लिए क्वेश्चन है कि जो सरसों की बीज दर है वो है 4 से 6 किलोग्राम। कितनी है? 4 से 6 किलोग्राम। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 4 से 6 किलोग्राम। जितने ज्यादा फसलों के सीड अगर छोटे होंगे उतनी ही कम उसकी क्या होगी? बीज दर होगी। तो आगे देखिए, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है? 4 से 6 किलोग्राम। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट आंसर बी, 4 से 6 किलोग्राम।
विश्व में सबसे ज्यादा खेती होने वाली चीनी की फसल है, यानी कि सबसे ज्यादा खेती तो है पर चीनी वाली फसल है। अब ज्वार से भी चीनी प्राप्त की जाती है, ठीक है, गन्ने से भी चीनी प्राप्त की जाती है, शकरकंद से भी चीनी प्राप्त की जाती है और चुकंदर से भी चीनी प्राप्त की जाती है। पर प्रश्न हमारा पूछा गया सबसे ज्यादा, क्या पूछा गया, सबसे ज्यादा खेती किस चीनी उत्पादन करने वाली फसलों की जाती है? तो हमारे पास राइट आंसर आएगा हमारा गन्ना, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो चीनी बनाई जाती है वो गन्ने वाली फसल से बनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर आया बी। अगला प्रश्न है हमारे लिए, जौ में सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था के बारे में पूछा गया है। जौ में सबसे अधिक यानी कि क्रांतिक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। CRI यानी कृंतक जड़ बढ़ते समय, फूल आते समय, कल्ले बनते समय और दूध बनते समय, ये सारी क्रांतिक अवस्थाएं हैं। कुछ गेहूं की भी हैं, इसमें गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं अलग होती हैं, पर यहां पूछा गया है जौ में, ठीक है। जौ में जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था हमारी आती है वो आती है हमारी कल्ले बनते समय। क्या राइट आंसर आएगा हमारा? कल्ले बनते समय। जो राइट आंसर है हमारा कल्ले बनते समय। और इस CRI कृंतक जड़ अवस्था ये किसके लिए है? गेहूं के लिए है। किसके लिए है? गेहूं के लिए है। तो याद रखना है जो की जो क्रांतिक अवस्था है वो कल्ले बनते समय है। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन गेहूं प्रति फसल चक्र की फसल घनता है। फसल की घनता ज्ञात करना है, या हम इसे कभी सघनता भी बोला जाता है कभी कभी। तो सघनता यानी कि सोयाबीन गेहूं और प्रति, ठीक है, यानी कि हम अब इसमें एक फार्मूला लगा होता है, फार्मूला के माध्यम से हम इसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो पूछा जाता है फसल चक्रों में फसलों की संख्या। याद रख, हम इसका जो फार्मूला है वो बताता हूं। फसल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है, बटे हमारा आता है फसल चक्र का वर्ष इंटू 100, ठीक है। तो सोयाबीन गेहूं अगर हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखना, अगर रोटेशन इंटेंसिटी ज्ञात करना है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी अगर ज्ञात करना है, फसल चक्र की गहनता अगर हम ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए सूत्र लगता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष गुणित 100। तो यह फसल चक्र में फसलों की संख्या, अब फसलों की संख्या कितनी है? सोयाबीन, गेहूं और प्रति, यानी कि यहां तक हमारी फसलें होती है। तो सोयाबीन हमारी लगाई जाती है कौन सी ऋतु में? खरीफ ऋतु में। गेहूं हमारा लगाया जाता है रबी ऋतु में। अब प्रति का मतलब क्या होता है? कई बार बच्चे जो हैं इसको पूरा फसल चक्र को अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब हमने पढ़ा फसल चक्र में प्रति भूमि अगर आप छोड़ रहे हैं, प्रति का मतलब अगर खाली जगह आप छोड़ रहे हैं, वहां पर कोई फसलें आपने नहीं लिए, तो उसको नहीं फसलों में नहीं गिना जाता है। तो ये प्रति को आपको नहीं जोड़ना है। दूसरा, अगर आप मिश्रित फसल अगर आपकी है तो उसे भी नहीं गिनना है, या आपने उस जगह उस खेत से अगर हरी खाद ली है तो उस फसल को भी नहीं गिनना है, ठीक है। तो अब हमारे पास बची कितनी फसल? सोयाबीन आपने खरीफ में ले ली, गेहूं आपने कब ले लिया? रबी में ले लिया, उसके बाद जो खाली पड़ी हुई जगह। तो हमारी फसलों की संख्या कितनी? फसल चक्र में फसलों की संख्या 2। फसल चक्र का वर्ष, तो ये जो फसल चक्र का जो वर्ष था वो पूरा हो गया है एक ही वर्ष में। कितने वर्ष में पूरा हो गया? एक ही समय में पूरा हो गया, क्योंकि गेहूं के बाद सोयाबीन और फिर अगली बार वापस अगला फसल चक्र शुरू होता है। तो यानी कि ये एक ही वर्ष में पूरा हो गया, इसलिए हम गुणा करेंगे 100 का। तो हमारी जो फसल चक्र सघनता आएगी वो आएगी 200%। कितने प्रतिशत आएगी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 200%, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद रखना है इस प्रश्न के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा राइट आंसर 200%, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, शस्य गहनता की गणना करने का सूत्र है। अब ये शस्य गहनता, फसल चक्र गहनता और ये शस्य गहनता, ठीक है। तो शस्य गहनता के लिए पहला हमारे से पूछा गया है सकल फसली क्षेत्र इंटू 100, या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, सब जगह बटे लगेंगे, ठीक है। या फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र की अवधि, ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं। ये जो है फसल चक्र की घनता ज्ञात करने का सूत्र है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। अगला आता है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बटे सकल फसली क्षेत्रफल इंटू 100।
या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, तो जो इसका जो राइट फॉर्मूला है वो है सकल या कुल आएगा फसल क्षेत्रफल बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल इंटू 100। राइट जो है हमारा सूत्र ये होता है। तो यहां जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो उलट पलट कर पूछ लिया गया, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। अगर ये ऊपर नीचे होता तो राइट आंसर हमारा ये होता, पर अभी हमारा राइट आंसर क्या है? नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगला जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा सिंचित क्षेत्र आधारित बाजरा, गेहूं, गर्मी की मूंग फसल चक्र की अवधि ज्ञात करना। अभी फसल चक्र सघनता हमने ज्ञात करी थी, अब इसमें फसल चक्र की क्या ज्ञात करना है? फसल चक्र की अवधि ज्ञात करना है कि जो फसल चक्र है वो कितने समय में पूरा हो रहा है। तो बाजरा आपने लगाया, गेहूं लगाया और गर्मी के मूंग लगाए, फसल कितनी हो रही है आपकी? 3 हो रही है, पर तीनों सीजन की है। कौन सी? खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और जायद ऋतु। तो यानी कि ये तीनों ऋतुओं का जो सीजन है वो एक ही वर्ष में पूरा हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर आएगा 1 वर्ष। सिंचित क्षेत्र आधारित बाजरा, गेहूं, गर्मी की मूंग फसल चक्र की अवधि कितनी है? 1 वर्ष की हमारी अवधि है। तो राइट आंसर हमारा 1 वर्ष आएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग एक ही फसल के तहत संबंधित भूमि क्षेत्र को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जो एक ही प्रबंधन स्तर पर मिश्रित या इंटरक्रॉपिंग, ध्यान रखना, मिश्रित या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के तहत प्राप्त समान उपज का उत्पादन। अब समान उपज का जो उत्पादन हमको प्राप्त करना है, तो समान उपज के उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तो शस्य गहनता, ये तो हमने अभी पढ़ के आए, शस्य गहनता है ना। अगला भूमि समतुल्य अनुपात या फसल चक्र गहनता, ये तो गहनता ज्ञात करने के लिए दोनों सूत्र हैं, या भूमि उपयोग सूचकांक। तो ये तीनों एक ऐसे जो है ऑप्शन हमारे पास हैं कि इनसे हम परसेंटेज गहनता का या फसल चक्र सघनता का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। पर अगला जो हमारा आता है फसल चक्र गहनता के साथ में भूमि का समतुल्य अनुपात, तो भूमि का समतुल्य जो अनुपात होता है वो हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि समान उपज प्राप्त करना है। तो समतुल्य अनुपात में जो समतुल्य यानी कि समान उपज प्राप्त करने के लिए हमारा भूमि का समतुल्य अनुपात होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा समतुल्य अनुपात, भूमि का समतुल्य अनुपात, ये राइट आंसर हमारा बी। अगला प्रश्न हमारा कौन अंतराशस्यन पद्धति नहीं है? यहां अंतराशस्यन पद्धति के बारे में पूछा गया है। तो अंतराशस्यन पद्धति नहीं है तो समांतर सस्यन, सहचर सस्यन, बहुमंजिली सस्यन या सस्य क्रम। तो यानी कि जो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है ना, विच नॉट एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, तो यानी कि समांतर सस्यन एक प्रकार है, सहचर सस्यन एक प्रकार है, बहुमंजिली सस्यन भी एक प्रकार है, और सस्य क्रम यानी फसल बोने के क्रम को हमने बोला था सस्य क्रम। तो राइट आंसर हमारा डी आएगा, क्रॉपिंग पैटर्न। अंतरा सस्यन की बात कर रहे थे, इंटरक्रॉपिंग है ना, इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे थे। अगला राइट आंसर हमारा डी। अगला प्रश्न है हमारा यदि 50 हेक्टेयर या फार्म है तो कुल फार्म क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र रेखांकन एवं फार्म की आधारभूत संरचना हेतु सुरक्षित रखना चाहिए? काय के लिए? यानी कि कुल फार्म क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत रेखांकन एवं फार्म की, रेखांकन की बात करना है और फार्म की आधारभूत। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास 50 हेक्टेयर या 50 हेक्टेयर से कम अगर जमीन है तो हमें कितना क्षेत्रफल छोड़ना है, या 50 हेक्टेयर से ज्यादा अगर आपके पास ये क्रॉपिंग स्कीम हम पढ़ते हैं है ना, यानी कि अगर ज्यादा जमीन है तो कितनी आपको जगह छोड़ना है। तो यानी कि ये होता है हमारा कि कितनी जगह आपको छोड़ना है। 50 हेक्टेयर है या 50 हेक्टेयर से कम पूछा जाता, 50 हेक्टेयर या कम होता तो हमारा जो राइट आंसर होता वो आता 8 से 10%, यानी कि राइट आंसर है हमारा 8 से 10%। पर 50 हेक्टेयर से यहां पूछा जाता अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है हमारा राइट आंसर बी, 8 से 10% इसका। नमी की मात्रा जिस पर मुरझान का काम पूरा हो जाता है और पौधा मर रहा होता है कहलाता है। मुरझान का काम पूरा करना है भैया, पौधे क्या हो रहे हैं,
यानी कि पौधे को पानी नहीं देने से पौधा क्या हो रहा है, मुरझा रहा है और मर रहा है। क्या हो रहा है, पौधा मुरझा रहा है और मर रहा है। तो हमने पढ़ा होगा जल में सिंचाई जब हम कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जब पौधे को पानी समय पर नहीं मिलता है तो पौधा मुरझाने लगता है और ज्यादा समय तक नहीं मिलता है तो पौधा मरने लगता है। तो उस स्थिति को हम आर्द्रता ग्राही गुणांक कहते हैं, या क्षेत्र क्षमता कहते हैं, या अंतिम मुरझान बिंदु कहते हैं, या जल उपलब्ध जो है उपलब्ध जल कहते हैं। तो यानी कि जब पौधा मर रहा होता, इन्हें पौधा मर रहा की स्थिति बात कर रही है, सिर्फ पौधा अगर मुरझाएगा तो उसे मुरझान बिंदु कहते हैं। पर पौधा मर रहा है, क्या हो रहा है, तो ये अंतिम विल्टिंग यानी कि विल्टिंग पॉइंट, जिसे हम पौधा अगर मुरझा रहा है तो उसे विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर पौधा मुरझाने की स्थिति में पानी नहीं मिलता पौधे को समय पे तो उसको मुरझाने की स्थिति को बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। याद रखना, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। ये तो बहुत सारे बच्चों ने रट दिया होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर आएगा हमारा जोधपुर, भोपाल, लखनऊ या हैदराबाद। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। राइट आंसर है हमारा लखनऊ। क्या आएगा, लखनऊ नहीं, गलत, इसका आएगा हैदराबाद। क्या आएगा राइट आंसर, हैदराबाद। चेक करते हैं राइट आंसर हैदराबाद। अगला प्रश्न है हमारा, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में खेती करने को कहते हैं। आपको यानी कि 700 मिलीमीटर से अगर कम बरसात हो रही है तो हम उस क्षेत्र में कौन सी यानी कि शुष्क क्षेत्र घोषित करेंगे। अगर शुष्क क्षेत्र अगर घोषित कर रहे हैं तो शुष्क क्षेत्र में शुष्क खेती होगी। ये राइट आंसर हमारे लिए सीधा, यानी कि ज्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है अगर हमने पूरी तरह से अच्छे से थोड़ा बहुत भी अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो। यानी कि 750 मिलीमीटर से अगर कम बरसात हो रही है तो उसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं, या वहां जो खेती की जाती है उसे शुष्क खेती कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली का उदाहरण नहीं है। प्रणाली की बात करें, शुष्क खेती, सहकारी खेती, मिश्रित खेती या विविधकृत खेती कहते हैं। यानी कि खेती की प्रणालियों के बारे में पूछ रहे हैं कि खेती की प्रणाली नहीं है। तो शुष्क खेती, मिश्रित खेती और विधिकृत खेती, ये जो खेती है हमारी, ये है सभी खेती की प्रणालियां। क्या है, खेती की प्रणालियां नहीं, ये खेती के प्रकार हैं। तो पूछ रहा है प्रणाली का उदाहरण है, प्रणाली का जो उदाहरण आएगा वो आएगा हमारी सहकारी खेती। सहकारी खेती खेती के प्रणालियों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, किस खेती में भूमि के स्वामित्व का अधिकार सदस्य का होता है। अब ये जो खेती के प्रणालियां जो अभी हम पढ़कर आए हैं उसी में से एक प्रश्न हमसे वापस पूछा गया है कि स्वामित्व का अधिकार सदस्य को होता है। यानी कि जो कौन सी ऐसी खेती है जिसमें सदस्य उसके मालिक होते हैं, कौन सी, सहकारी सामूहिक खेती, सहकारी संयुक्त खेती, या विशिष्ट विस्तृत खेती, या व्यवसायिक खेती आता है। तो हमारा जो राइट आंसर वो आता है सहकारी संयुक्त खेती। कौन सा आता है राइट आंसर, सहकारी, यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा, सहकारी संयुक्त खेती। अगला प्रश्न है हमारा, फूल गोभी का खाने योग्य वाला भाग। फूल गोभी का खाने वाला भाग, क्या खाते हो फूल गोभी का, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो जल्दी से। आप फूल खाते हो कि कर्ड खाते हो कि पत्ती खाते हो कि तना खाते हो, जल्दी से बताओ फूल गोभी का खाने वाला भाग, जल्दी बताओ। फूल गोभी का खाने वाला भाग, जब डायरेक्टली बच्चा आएगा अंधाधुंध क्या लगाएगा, फूल खाया जाता है, फूल पर हमें उसे बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं, फूल गोभी का जो खाने वाला भाग है वो होता है कर्ड। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, फूल गोभी की व्हिपटेल बीमारी किसकी कमी से होती है। यानी कि यहाँ पर फूल गोभी का जो है व्हिपटेल रोग किसकी कमी से होता है। तो पूछा गया है कॉपर की कमी से, जिंक कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो फूल गोभी का व्हिपटेल जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, वो होती है मोलिब्डेनम की कमी से। किसकी कमी से होती है, मोलिब्डेनम की कमी से है। पोषक तत्व वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उस पोषक तत्व वाले चैप्टर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज का परिवार है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, प्याज का परिवार है
सोलेनेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी या अमरीली डेसी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्याज का जो हमारा परिवार है वो कौन सा है। तो राइट आंसर आएगा हमारा अमरीलिडेसी, यानी कि राइट आंसर क्या है हमारा अमरीलिडेसी। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज की कौन सी प्रजाति खरीफ ऋतु में उगाई जाती है भैया। वेरी इंपोर्टेंट बच्चा, डायरेक्टली जाएगा। प्याज की ऐसी प्रजाति जो खरीफ ऋतु में यानी कि बारिश में उगाए जाने वाला प्याज है लाल। कौन सा प्याज? तो पूसा लाल पर जाकर टिक लगाता है या नासिक लाल पर टिक लगाएगा। अब कंफ्यूजन इनमें भी होगा। तो हम ज्यादातर जो बारिश में उगाए जाने वाले प्याज को हम बोलते हैं नासिक प्याज। कौन से प्याज कहते हैं? नासिक प्याज। तो डायरेक्टली आप लोग क्या होता है, फिर हम देखते हैं यार भाई अधिकतर बच्चे 90% बच्चे अगर जो कंफर्म नहीं होते वो नासिक लाल। अब पता कंफर्म करो, हो सकते हैं या नहीं हो सकता, ये भी हमको कंफर्म करना है। ठीक है, तो यानी कि प्रजाति जो खरीफ यानी कि जो बरसात ऋतु में जो प्याज लगाया जाता है उसका जो है राइट आंसर आएगा हमारा N53। कौन सी प्रजाति लगाई जाती है? N53 प्रजाति ज्यादातर लगाई जाती है। बाकी तो ये इनके बाद में नाम रखे गए हैं। ठीक है, इन प्रजातियों के राइट आंसर हमारा आएगा N53। फल एवं तना भेदक हानिकारक कीट है। फल एवं तना भेदक हानिकारक कीट हैं। लौकी का, फल गोभी का, बैगन का या आलू का। अब जो हम फसल पढ़ रहे हैं लौकी, फल गोभी, बैगन या आलू, है ना। फल गोभी में यानी कि फूल गोभी कर लेना उसे। तो लौकी, फूल गोभी, बैगन या आलू। तो तना और फल भेदक किसकी बात कर रहे हैं? फल को भी भेदता है और तने को भी भेजता है। तो ये जो प्रश्न है हमारा, ये इसका राइट आंसर आएगा, ये बैगन का है। कौन सा है? ये कीट जो है वो बैगन का है। अगला प्रश्न है हमारा, पंत सम्राट एक प्रमुख प्रजाति है। बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं प्रजातियों में या किस्मों में कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, है ना। हमें इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्हें बहुत अच्छे से थोड़ा सा रटना पड़ता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट, सहनशील, है ना, प्रतिरोधी या ऐसी बहुत सारी वेराइटी है जो फेमस होती है, उन वेराइटियों के हमके बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो पंत सम्राट जो है वेराइटी है मिर्च की, बैगन की, आलू की या लौकी की। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसकी किस्म है। ये आएगा राइट आंसर हमारा बैगन की। किसकी किस्म है? बैगन की किस्म है। अगला हमारा प्रश्न है, बूटी तैयार करने का उपयुक्त समय पूछा गया है ना। बूटी क्या है भैया? जल्दी बताओ। बूटी यानी कि नया पौधा, है ना, फलों के नए पौधे तैयार करने की विधि है जिसे हम गुटी कहते हैं। तो ये गुटी जब तैयार करने का उपयुक्त समय, कौन से माह में गुटी जो है तैयार करने का अच्छा समय होता है? तो हमारा जनवरी से फरवरी या मार्च अप्रैल या मई जून या जुलाई अगस्त, यानी कि राइट आंसर हम आएगा जुलाई अगस्त। गुटी तैयार करने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है जुलाई अगस्त। ठीक है, राइट आंसर हमारा जुलाई अगस्त होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राइट आंसर डी जुलाई अगस्त। ग्राफ्टिंग में पौधों के नीचे वाला भाग कहलाता है। हम जब पौधों की क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, पौधों की जब ग्राफ्टिंग की जाती है, एक पौधे से डाली काटी जाती है और दूसरे पौधे की जो है तने के ऊपर लगाई जाती है। तो पूछा जाता है ग्राफ्टिंग में नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? मूलवृंत कहलाता है, डाली कहलाता है, अंतःभूत मूलवृंत कहलाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीचे जो वाला भाग होता है उसमें जड़ें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जड़ें पाई जाती हैं और उसके ऊपर शंकु डाली लगाई जाती है। तो ऊपर वाला भाग तो शंकु डाली कहलाता है और जो नीचे वाला भाग है वो कहलाता है मूलवृंत। याद रखना, जिसमें जड़ें पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मूलवृंत। हमारा राइट आंसर आएगा मूलवृंत के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, पपेन तैयार किया जाता है। सिंपल सा, बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जो बच्चा 11वीं में एग्रीकल्चर, 12वीं में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़कर आया है वो इन कई सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो पपेन तैयार किया जाता है केले से, पपीता से, अंगूर से या नींबू से। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। पपेन तैयार किया जाता, पपेन पपीता से तैयार किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पपीता। अगला प्रश्न है हमारा, केले का वानस्पतिक नाम। बहुत बढ़िया, केले का वानस्पतिक नाम पूछा गया। इसमें वानस्पतिक नाम, किस्म, है ना, और उत्पत्ति स्थान पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आप जो है चार्ट वगैरह करते हैं, तो उनमें से ज्यादातर इनको बार बार रिवीजन कर रहे हैं। कई बच्चों की समस्या होती है कि सर वानस्पतिक नाम हमें बहुत याद नहीं होते हैं, पर हम वानस्पतिक नाम को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उनको थोड़ा सा आपको हैबिट में लाना होगा, बार बार उनको याद करना होगा। तो अगर हम बार बार उनका रिवीजन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगेंगे। या फिर आप जब भी आपको थोड़ी सी हैबिट में ऐसा लाना होगा, भाई आप प्याज ला रहे हो तो प्याज का वानस्पतिक नाम आपको बोलना है, अगर मिर्च ला रहे हो तो मिर्च का वानस्पतिक नाम बोल रहे हैं, आपने गेहूं देखा तो उस गेहूं को आपको वानस्पतिक नाम से पुकारना है। तो अगर उसको वानस्पतिक नाम से पुकारने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो वानस्पतिक नाम सरल लगने लगेंगे। केले का वानस्पतिक नाम मूसा पेराडिसिका, मेंजिफेरा इंडिका, विटिस वेनिफेरा या अम्बलिका अफिसिनेसी। तो राइट आंसर हम आएगा कौन सा? मूसा पेराडिसिका। राइट आंसर क्या हमारा? केले का वानस्पतिक का नाम क्या है? मूसा पेराडिसिका। अगला प्रश्न है, अमरूद किस कुल से संबंधित है? अगला हमारा प्रश्न है, अब कुल पूछा गया बहुत ज्यादा। अगर जिसने बॉटनिकल नेम और कुल वाला अगर चार्ट रखा होगा तो 8-10 नंबर तो इस 2024 में बच्चों ने आराम से कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो अमरूद का वानस्पतिक नाम एनारकार्डियेसी, केरिकेसी, लेग्यूमिनेसी या मिर्टेसी। अमरूद का जल्दी से कमेंट करके बताओ अमरूद का कुल। अमरूद का कुल क्या है? तो अमरूद का हमारा कुल आएगा, वो आएगा मिर्टेसी। कौन सा कुल है? मिर्टेसी। राइट आंसर हमारा मिर्टेसी है। अगला प्रश्न है हमारा, नींबू में कैंकर रोग का कारक है। नींबू की कैंकर बीमारी किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा या नेमाटोड के द्वारा। यानी कि किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या नेमाटोड के द्वारा। तो अंगूर का जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, राइट आंसर हमारा जीवाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है हमारा, फूल गोभी में बोरान की कमी से के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? अब बोरान की कमी से यानी कि कोई ना कहीं का रोग होगा, है ना। बोरान की कमी से कुछ कहीं ना कहीं का रोग होने वाला है। तो यानी कि अभी हमने बोला फूल गोभी में विप्टेल, भूरापन या भूरा सरण, बटनिंग या पत्ती का झुलसना। तो बोरान की कमी से, जब ये जो क्वेश्चन है ये भी पोषक तत्व से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यानी कि फूल गोभी में बोरान की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? तो ये होता है भूरापन या भूरा सड़न रोग। कौन सा रोग होता है? भूरापन या भूरा सड़न रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की सिंचाई कब की जाती है? कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में। याद रखना, पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की सिंचाई कब की जाती है? जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर या मई जून या अगस्त सितंबर में की जाती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो सिंचाई की जाती है वो जनवरी फरवरी में की जाती है। कब की जाती है? जनवरी फरवरी में। तो हमारा राइट आंसर आएगा जनवरी फरवरी में की जाती है। अगला है बहुत बढ़िया, अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है। बच्चों को भाई 2-5 मिनट बच्चों का है ना, 2-5 मिनट खत्म करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंचित प्याज की फसल के लिए पौधों की नर्सरी तैयार करना और प्रत्यारोपण करना सबसे आम तरीका है। कारण यह उच्च उपज और बड़े आकार के कंद उत्पन्न करना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि पहले प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं और उसके बाद क्या होता है, नर्सरी तैयार करने के बाद फिर खेतों में लगाया जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो पहले तो पूछा गया अपना कि सबसे आम तरीका है। तो भाई आम तरीका है, सभी लोग जो प्याज तैयार करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। तो ये जो है सही है हमारे लिए। दूसरा, यह उच्च उपज और बड़े आकार के कंद का उत्पन्न करता है बराबर। इसीलिए हम क्या करते हैं, अच्छी खेत की जुताई करके खेत में रोटावेटर चला के उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, प्याज की रोपाई करते हैं। तो ये वाला भी सही है। तो अब यहाँ पूछा गया ए सत्य है और आर असत्य है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि हमारे लिए दोनों ही सत्य हैं। ए सत्य है या आर असत्य है, ये भी गलत। ए और आर दोनों सत्य हैं, तो हमारे लिए राइट आंसर क्या आएगा? सी। ए और आर दोनों ही तथ्य क्या है आपके? सत्य हैं। प्याज की क्या की जाती है? नर्सरी तैयार की जाती है। सभी लोग अधिकतर इसी से तैयार करा जाता है। और उसके बाद जो है अगली जगह इसलिए रोका जाता है कि उसके कंद की साइज बहुत अच्छी हो। तो दोनों कथन हमारे लिए सत्य हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी। अगला प्रश्न है हमारा, गाजर में सिंचाई कब की जाती है? वेरी गुड। गाजर में सिंचाई कब की जाती है? गाजर की सिंचाई के बारे में बात कर रहे हैं। सप्ताह में 3 बार। तो भाई एक दिन छोड़कर तो पानी देना ही नहीं है, क्योंकि गाजर कब लगाई जाती है? खरीफ के मौसम में या रबी के मौसम में? तो रबी के मौसम में लगाई जाती हैं, ठंड होती है तो ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वर्ष में एक बार, भाई कतई नहीं होगा। वर्ष में एक बार गाजर प्राप्त करना है कि नहीं करना है? नहीं तो गाजर खेत में ही रह जाएगी भैया, एक साल में करेंगे। तो अगला, महीने में 2 बार, ये 15 दिन की गैप हो गई। हो सकता है ये ज्यादा गैप हो गई तो ये भी नहीं आएगा। सप्ताह में 3 बार, ये भी नहीं आएगा। तो 5 दिन में एक बार, ये जरूर हो सकता है कि 5 दिन में एक बार हम गाजर में सिंचाई
कर सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा हमारा 5 दिन में एक बार। ठीक है, गाजर की सिंचाई हम करते हैं 5 दिन में एक बार। अगला प्रश्न है, पादप कीट और उसके प्रबंधन का गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। गलत जोड़ा ज्ञात करना है। कौन सा जोड़ा ज्ञात करना है आपको? गलत जोड़ा ज्ञात करना। जैसे कीट हापर या थियामेथॉक्सन 25WG या कालिख युक्त फफूंद या मैदा 5%, मिलीबग मछली का तेल, रोसिन साबुन या फ्लावर बेसन या मिथाइल डेमेटान 25 EC। तो हमें गलत जोड़ा ज्ञात करना है कि हम किस कीट के साथ, है ना, किस कीट के साथ कौन सी दवाई का उपयोग नहीं करते। यहाँ गलत जोड़ा बताना है कि किस कीट के साथ हम उसका दवाई का जोड़ा ज्ञात नहीं करते हैं। तो ये जो ज्ञात हम नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो राइट आंसर हमारा आएगा फ्लावर बेवर के साथ मिथाइल डेमेटाइन 25 का उपयोग नहीं करते। राइट आंसर आएगा हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा राइट आंसर डी। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैविक पोषक तत्व कार्यक्रम केले की खेती के लिए उपयुक्त है? जैविक, आपने क्या करना है, जैविक पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व कार्यक्रम केले की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी कि देखो, रोपण के 3 महीने बाद वर्मी कंपोस्ट देना चाहिए, या रोपण के 1 महीने बाद लकड़ी की राख के रूप में पोटेशियम देना चाहिए, या तिलहनी हरी खाद यानी कि प्रत्येक खाद 20 दिन के अंतराल पर डालना चाहिए, या फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि 5 महीने के बाद FYM और नीम की खली देना चाहिए। तो इसमें कौन सा तथ्य उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर आएगा रोपण के 3 महीने बाद वर्मी कंपोस्ट देना चाहिए, जिससे केले का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मैंडारिन ऑरेंज की बात कर रहे हैं, जो कि नींबू वर्गीय फसल का एक सदस्य है, साइट्रस रेटिकुलाटा ब्लैंको के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आवश्यकता नहीं है? खेती की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पूछा जाए खेती की आवश्यकता नहीं है। कई बार बच्चे इस नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत जल्दी में हड़बड़ाहट में अपने प्रश्न का जो है वो उत्तर नहीं पढ़ता है, और फिर क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, और कई बार क्या होता है, वो गलत आंसर लगाता है। तो यानी कि पूछा गया है, मिट्टी और जलवायु से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, या सीजन कौन सा, नवंबर दिसंबर आता है, या दूरी 15 यानी 16 × 4 मीटर, या गड्ढे का आकार 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर रखा जाता है, या खाद एवं उर्वरक वर्ष में 2 बार जून और अक्टूबर के दौरान प्रयोग करना चाहिए। तो आवश्यकता नहीं है। यानी कि हम मिट्टी और जलवायु तो यही होती है कौन सी भैया, कि मिलीमीटर, यानी कि 500 से 1500 मीटर अभाव यानी ऊंचाई के साथ उपयोग कष्ट में जलवायु इसकी होना चाहिए। नवंबर दिसंबर इसका सीजन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा यानी कि 16 × 4 मीटर, और गड्ढे का आकार इतना नहीं होता है। तो ये कथन हमारे लिए क्या है, असत्य है ना। कौन सी खेती आवश्यकता नहीं है, तो ये हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। राइट आंसर हमारा आता है सी। अगला पढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी आम की एक्सपोर्ट किस्म नहीं है, कि है नहीं है। फिर प्रश्न पूछा गया नहीं, कई बार नहीं पूछा गया है ना, कि प्रश्न नहीं है तो एक्सपोर्ट किस्म नहीं है। अल्फांसो, बेगनपल्ली, सेंदूरा या तोतापरी। जल्दी से बताओ कि कौन सी एक्सपोर्ट किस्म नहीं है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है एक्सपोर्ट किस्म नहीं है, तो हम ज्ञात करते हैं कि आम की जो है एक्सपोर्ट, तोतापरी हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं ज्यादातर। अल्फांसो का अच्छा भाव मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। बेगनपल्ली का भी अच्छा भाव जो है रेट हमारे भारत से ज्यादा मिलता है, तो उसके लिए भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। और सेंदूरा का भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो तोतापरी का हम ज्यादातर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। राइट आंसर हमारा आएगा तोतापरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल उच्च नमक सहनशील होती है? लवण सहनशील फसल। सहनशील की बात कर रहे हैं, 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सहनशील और एक पूछा जाता है संवेदनशील। तो हम यहाँ सहनशील की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि नमक को क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। पहला पूछा गया ऑप्शन है आपके लिए तिल, दूसरा भारतीय तिपलिया घास, या सरसों या दालें। तो जो हमारा राइट आंसर वो आएगा बी, यानी कि भारतीय तिपलिया जो घास होती है वो बहुत ज्यादा नमक के प्रति सहनशील होती है, यानी कि इसे लवण का कोई ज्यादा असर नहीं होता है। राइट आंसर हमारे लिए है
बी। अगला प्रश्न है हमारे लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जुताई का उद्देश्य नहीं है। ऐसे जो प्रश्न है ये आपको गुमराह करने यानी कि आपका समय बर्बाद करने के लिए ज्यादातर ऐसे तथ्य दिए जाते हैं, ताकि बार बार ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चा पढ़ता रहता है। निम्न में से कौन सा जुताई का उद्देश्य नहीं है, जल घुसपैठ को रोकने के लिए, है ना, या आसान जड़ प्रवेश और प्रसार के लिए मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी में पनपने वाले कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करना, या डी बीज अंकुरण के लिए अनुकूल आदर्श बीज क्यारी तैयार करना। तो आपका जुताई का उद्देश्य यानी कि आप क्या कर रहे हो, टिलेज, आपको क्या करना है, टिलेज करना है। तो टिलेज का आपका उद्देश्य नहीं है। तो पहला उद्देश्य हम पढ़े, जल घुसपैठ को रोकना, यानी कि क्या करना, स्टॉप वाटर, है ना, वाटर को रोकने के लिए। दूसरा आता है हमारा आसान जड़ प्रवेश प्रसार के लिए मिट्टी को ढीला करना। तो मिट्टी को जब हम टिलेज करेंगे तो मिट्टी तो ढीली होगी, मिट्टी बिखरेगी, तो उसे बोलते हैं मिट्टी को ढीला करना। मिट्टी में पनपने वाले कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करना, ये भी हमारे लिए ऑप्शन है भाई, क्योंकि जितने भी कीट वगैरह के अंडे वगैरह खेत में होते हैं उन्हें नष्ट किया जाता है, ये भी हम पढ़ते हैं टिलेज के द्वारा। और बीज अंकुरण के लिए अनुकूल आदर्श बीज क्यारी तैयार करना, जो बीज क्यारी है उसका भी आदर्श तैयार करना है। तो हम हमारा जो राइट आंसर आएगा नहीं वाला जो ऑप्शन है उसके लिए आएगा जल घुसपैठ को रोकने के लिए। तो जल घुसपैठ को रोकने के लिए जुताई का उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैर मौसमी जुताई नहीं है। अब ये पूछा गया गैर मौसमी जुताई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा ग्रीष्मकालीन जुताई, दूसरा हमारा ऑप्शन है परती जुताई, तीसरा है कटाई के बाद की जुताई, या प्राथमिक जुताई। तो यानी कि ग्रीष्मकालीन जुताई यहां समझ में आ रहा है कि भाई ये तो मौसमी जुताई है, तो ये ग्रीष्मकालीन में ही की जाती है। परती जुताई मतलब जब क्या होती है, जब खाली जगह पड़ी होती खेत की तब इसकी की जाती है। और कटाई के बाद की जुताई, तो यानी कि कटाई के बाद की जुताई। तो इस तीनों जो जुताई लग रही है हमको मौसमी जुताई लग रही है। पर प्राथमिक जुताई, जब भी आप फसल बोएंगे, कभी भी आप फसल बोएंगे, तो जो प्राथमिक जुताई होती है वो होती है हमारी गैर मौसमी जुताई। तो याद रखना राइट आंसर होगा हमारा प्राथमिक जुताई। आपका राइट आंसर क्या है, प्राथमिक जुताई। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए पोखर, हिंदी वाले जब बच्चा यहाँ पढ़ता है तो पोखर तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, पोखर शब्द क्या होता है। फिर हमको पोखर की जगह बेटा फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। जो टिलेज की है जिसे हम पढ़ेंगे पडलिंग, क्या पढ़ेंगे, पडलिंग। तो पडलिंग एक धान के खेत में की जाने वाली क्रिया है जिसे हम बोलते हैं पडलिंग करी जाती है। तो यानी कि दो है, सबसे पहला उद्देश्य होता है उसका कीचड़ मचाना, ठीक है, और दूसरा उद्देश्य हो सकता है खरपतवार नियंत्रण। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि पोखर बनना किस प्रकार की जुताई का उदाहरण है। तो पट्टी जुताई ऑप्शन ही नहीं है, साफ जुताई ये भी नहीं हो सकता, जुताई द्वारा समतलीकरण ये भी नहीं होता है, और गीली जुताई बराबर। तो ये गीली जुताई का मतलब होता है पानी भरे खेत में जुताई करना, क्या कहलाता है, पडलिंग, जिसे कीचड़ बनाना हम कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा आएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी जुताई फसल को बोने या बोने के बाद, पढ़ते रहो, है ना, मैंने क्या बोला, बहुत लंबा प्रश्न दे देगा, बच्चा सोचेगा यार राइट आंसर लगाने के लिए सोचना है। तो कौन सी जुताई फसल बोने या बोने के बाद, जैसे बोने के बाद, या तो फसल के पौधों में उभरने से पहले अवस्था में, जब वे विकास के प्रारंभिक चरण में होते हैं, विकास के प्रारंभिक चरण में होते हैं, ताकि फसल के पौधों को नुकसान ना हो, लेकिन अतिरिक्त पौधे और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उखाड़ दिए जाए। भाई ये सभी क्रियाएं होनी चाहिए। अब ये सभी क्रियाएं जब कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी आप क्रिया करेंगे खेत में, ये सारी क्रियाएं होगी। समोच्च जुताई बिल्कुल नहीं होगा। अंधी जुताई बताओ जल्दी, कमेंट करो, अंधी जुताई हो सकता है क्या, या संरक्षण जुताई हो सकता है क्या, या साफ जुताई हो सकता है। तो हमने पढ़ा गन्ने की फसल हम पढ़ते हैं, गन्ने की फसल, है ना, अंधी जुताई भी हम पढ़ते हैं, है ना। तो जिसे ब्लाइंड होइंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लाइंड होइंग, पपड़ी तोड़ना, क्या कहते हैं, इसे पपड़ी तोड़ना कहते हैं। तो कौन सी जुताई, फसल बोने या बोने के बाद। अब ये जो है ब्लाइंड होइंग फसल होने के, यानी कई बार हम सिंचाई करते हैं तो मिट्टी के ऊपर क्या जम जाती है, परत जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, तो उस पपड़ी को तोड़ने के लिए की जाती है। तो भाई ये यहाँ हो गया कि पपड़ी तोड़ने के लिए फसल बोने के बाद, है ना, पौधों को उभरने से पहले। अब पौधा जब मिट्टी से बाहर नहीं आएगा उसके पहले जुताई करना है। फिर विकास में प्रारंभिक चरण भी होता है कि उसमें क्या होता है कि पौधा आसानी से बाहर निकले, उसके लिए भी करते हैं, और पौधों को नुकसान ना हो, लेकिन अतिरिक्त पौधे की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी उखड़ जाने चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं अंधी गुड़ाई, है ना, अंधी जुताई या अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड
होइंग या ब्लाइंग टिलेज कहते हैं। राइट आंसर हमारा ब्लाइंग टिलेज। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी जुताई समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है जहां सर्दी गंभीर होती है, जिससे खेत फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं? ऐसी कौन सी जुताई है, जुताई जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है जहां सर्दी गंभीर होती है? सर्दी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, सर्दी गिरती है। तो सर्दी जहां गंभीर होती है वहां कौन सी जुताई की जाती है? तो हमें याद रखना कौन सी जुताई ऐसी जगह पर करना है। शीतकालीन जुताई, ग्रीष्मकालीन जुताई, परती जुताई या कटाई के बाद की जुताई। सर्दी गंभीर का मतलब हो गया भाई, सर्दी गंभीर कब गिरेगी ये तो हमको पता ही होना चाहिए कि जो सर्दी होगी वो शीतकालीन में ही होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा शीतकालीन जुताई। याद रखना शीतकालीन जुताई को गंभीर सर्दी में इसे किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रोपण के बाद या फसल पौधों की कटाई से पहले, यानी कि रोपने के बाद और फसल के पौधों की कटाई के पहले खेत में की जाने वाली उथली जुताई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ। आपने क्या करना है, रोपण के बाद या फसल पौधों की कटाई के पहले जो की जाने वाली क्रियाएं वो क्या है, कौन सी क्रियाएं हमारी? पहला आता है ग्रीष्मकालीन जुताई या अंतर जुताई, परती जुताई या द्वितीयक जुताई। द्वितीयक जुताई ग्रीष्मकालीन जुताई गर्मियों में कर रहे हैं, अंतर जुताई हो सकता है क्योंकि इंटर क्रॉपिंग, इसको क्या होगा, रोपण के बाद और फसल पौधों की कटाई से पहले, तो बीच में जो जुताई करेंगे उसे हम बोल सकते हैं अंतर जुताई। परती जुताई खाली जगह पड़ी में जुताई करना आपको तो परती जुताई आएगा। और द्वितीयक जुताई है ना, द्वितीयक जुताई यानी कि इसमें कौन सा राइट आंसर आएगा, इंटर टिलेज। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अंतर जुताई। अगला प्रश्न है हमारा, जुताई से उत्पन्न मिट्टी की एक भौतिक स्थिति है। बहुत बढ़िया। जुताई से उत्पन्न यानी कि जुताई का मतलब आप क्या कर रहे हो, खेतों में टिलेज कर रहे हो। तो टिलेज करने के बाद ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी मिट्टी के अंदर तो जो भौतिक स्थिति को परिवर्तित करती है? मिट्टी के बर्तन, तो ये तो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं खा रहा है। अवशेष, तो ये तो फसल के होते, ये भी नहीं होता है। जुताई या परती, तो परती तो मतलब होता है खाली जगह पड़ना। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए गलत हो सकते हैं। ये होता है टिल्थ यानी कि जुताई। तो अब मिट्टी में यानी कि एक जो जुताई टिलेज, तो एक मिट्टी में की जाने वाली क्रियाएं हैं। ये क्रिया करने के बाद जो मिट्टी की स्थिति बनती है उसे हम बोलते हैं टिल्थ। क्या बोलते हैं, टिल्थ। तो मुलायम हो जाती है, मिट्टी बिखर जाती है, तो जो स्थिति बनती है उसे बोलते हैं हम टिल्थ। तो राइट आंसर हमारा आएगा टिल्थ। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रश्न है 2024 8 तारीख को जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले जो प्रश्न थे वो थे 46 प्रश्न। कितने प्रश्न थे हमारे, 46 प्रश्न। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये जो 46 प्रश्न है यही कुछ 4 प्रश्न कम पूछे गए थे, शायद हो सकता है कि वो 4 प्रश्न पशुपालन में ऐड कर दिए गए हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों के अच्छे उत्तर और रिवीजन करने के लिए अगर किसी बच्चों को बहुत स्लो लग रहे हैं तो अपने ही वीडियो में अपनी स्पीड क्या करें, थोड़ा फास्ट करें और जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों का क्या करें, रिवीजन लगाएं। इसी प्रकार के वीडियो को और वीडियो के जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी प्रकार के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं या पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक प्राप्त होते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।